स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AR नोबेल स्टोरी में। आज मैं फिर वही कहानी आपको सुनाने वाला हूँ जिसमें एक लाइन आया है, कभी कभी मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं होती, वो किसी की जिंदगी का मकसद बन जाती है। ये कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जहाँ दो दिल तो थे लेकिन धड़कन सिर्फ एक थी। एक पत्नी जिसका प्यार इतना गहरा था कि उसने हर मुश्किल में अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, और एक पति जो हर रोज उस प्यार में और भी ज्यादा डूबता चला गया। पेश है एक सच्चे प्यार की वो कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। चैप्टर 15 मेरे पास मेरी लिटिल वाइफ है। हर्षवर्धन जी को इतना परेशान होता देख डॉक्टर आगे कुछ कहने को होते हैं। तभी हाल में किसी की रौबदार आवाज सुनाई देती है, क्या हुआ हमारी किट्टू बच्ची को? जी से सुन हैरानी से हर्षवर्धन जी और सोनम जी के साथ डॉक्टर हॉल के मेन डोर की ओर देखते हैं, जहां सामने हाल में राजवीर जी के साथ उनके वफादार रमन साथ में अंदर आ रहे थे। इस वक्त राजवीर जी का चेहरा सख्त था। राजवीर जी फिर से अपनी वही कड़क आवाज में पूछा, क्या हुआ हमारी किट्टू बच्चा को? डॉक्टर अजीत वहां का माहौल देख हर्षवर्धन जी से परमिशन ले बोले, तो ठीक है बड़े साहब, हम चलते हैं। जिसे देख हर्षवर्धन की अपना सर हमें हिला दिया। वही राजवीर जी डॉक्टर को जाता हुआ देखा कुछ नहीं बोले, वह सीधा हर्षवर्धन जी के पास आ बोले, हर्षवर्धन हम उम्मीद करते हैं हमारी बच्ची कुछ ना हुआ हो, वह सही सलामत हो, बस हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते। हर्षवर्धन जी की पहली बार कोई जवाब देने में हिचकिचा रहे थे। वह राजवीर को देख बोले, राजवीर देखो, हमें खुद नहीं पता क्या हुआ है। अपने पति हर्षवर्धन जी को हिचकिचाता देख सोनम जी बात को संभाल बोली, राजवीर भाई साहब अब कैसी बात कर रहे हैं, सब सही है, और वैसे भी अब वह हमारे घर की बहू है, ऐसे कैसे अपने मायके जा सकती है? हम मानते हैं शादी किन हालातों में हुई, लेकिन फिर भी वह अब इस प्रताप राजवंश की बहू के साथ हमारी इज्जत है, और गलती हमारी नहीं है, इसमें आप सभी की गलती है। अगर आपकी बड़ी पोती शादी से नहीं भगती तो ये सब होता ही नहीं। इसे पूरे देहरादून में पहली बार प्रताप राजवंश का नाम भी खराब होता। हमारे पोते ने बिल्कुल सही काम आपकी छोटी पोती से शादी कर। जी से सुन राजवीर जी अपनी आंखें भींच अपने गुस्से को कंट्रोल कर सोनम जी को देख बोले, भाभी जी हम मानते इसमें हमारी गलती है, हमारी बच्ची को ऐसे शादी से भागना नहीं चाहिए था। आप लोग उस गलती की सजा आप हमें जो देते हम मान लेते। आप अच्छे से जानती राजवीर कपूर अपनी जबान का बिल्कुल पक्का है, लेकिन आपके पोते ने जो कुछ किया हमारी पोती के साथ वो सही काम नहीं है, और हम नहीं मानते इस शादी को। आपकी पोते जबरदस्ती हमारी पोती से शादी की है। मिस्टर राजवीर सिंघानिया, आपके माने या ना माने कुछ नहीं बदलने वाला, शादी हो चुकी है और वह मेरी वाइफ है, और वह अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अभय रौबदार आवाज उस हॉल में गूंजी उठी, जिसे सबका ध्यान पीछे की ओर चला जाता है, जहां अभय लिफ्ट से सीधे हाल की ओर अपने ब्लैक 3 पीस सूट में एरोगेंट ओरा के साथ अपने पेंट की दोनों जेब में हाथ डाले हुए एटीट्यूड से राजवीर जी की तरफ आ रहा था। जिसे सुन राजवीर जी का गुस्से से मुंह बन जाता है। अभय अपने वही एरोगेंट वॉइस में बोला, तो मिस्टर राजवीर सिंघानिया आप क्या बोल रहे थे? आप मेरी वाइफ को यहाँ से ले जाना चाहते तो ये भूल जाए, क्योंकि ये तो आप इस जन्म दे नहीं कर सकते। जी से सुन राजवीर सिंह गुस्से से अपने दांत किटकिटते बोल, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमें राजवीर सिंघानिया को माना करो, हम आज ही अपनी पोती को अपने साथ ले जाएंगे। तभी राजवीर अपनी कॉल वॉइस में मिस्ट्री वे में बोला, कौन सी पोती? आपकी तो सिर्फ एक ही पोती है, वह तो भाग गई तो फिर? जिसे सुन राजवीर सिंह की आंखें बड़ी हो जाती है। वहीं अभय बड़ी गौर से राजवीर जी बदलते फेस एक्सप्रेशन को देखते हुए आगे बोला, और मेरे पास मेरी लिटिल वाइफ है, ना कि किसी पोती या बेटी। उसका रिश्ता अब मुझ पर शुरू और मुझ में ही खत्म होता है। तभी हर्षवर्धन जी इतनी देर से शांत देख रहे थे। वह अभय को देख कड़क लहजा में बोले, अभय ये क्या तरीका है? राजवीर से बात करने का? वह तुमसे बड़े है, और साथ ही वह तुम्हारी बीवी के दादा तो तुम्हारी दादा ससुर है। जिसे सुन अभय के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। जिसे सुन राजवीर जी गुस्से से बोले, हर्ष हमें तुम्हारी इस पोते से ना कोई रिश्ता निभाता कोई इज्जत चाहिए, हमें बस हमारी पोती चाहिए। जिसे देख अभय का चेहरा पहले की तरह दर्द हो जाता है। लगता है मेरे दादा ससुर को मेरी इज्जत नहीं चाहिए, इन्हें पता नहीं अभय सिंघानिया अपने परिवार को छोड़ किसी को इज्जत नहीं देता। जिसे सुन राजवीर जी गुस्से में कुछ बोलने की होते हैं। तभी अभय राजवीर सिंघानिया की चेहरे की एकदम करीब कुछ ऐसा बोलते हैं,
जिसे सुन राजवीर की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। दादा ससुर, आप यह चीज दुनिया से छुपा सकते, लेकिन अभय प्रताप राजवंश से छुपाना आसान नहीं। इतना कह शैतानी तरीके से मुस्कुरा राजवीर सिंघानिया को शौक वहीं छोड़ो दूर हो जाता है। उनसे दूर हो आगे बोला, अगर आप चाहते हैं कि ये बात किसी को ना पता चले तो भूल जाइए कि आपकी कोई पोती भी है। जिसे सुन राजवीर जी अपनी लाल आंखों से अभय को देखते हुए बोले, तुमने बहुत गलत किया है, हम तुम्हें बाद में देखेंगे। तुम पहले शख्स जिसने कमांडर राजवीर सिंघानिया को चुनौती दी है। जी से सुन अभय के भावहीन चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं आते हैं। वहां के माहौल को ऐसा बिगड़ता देखा सोनम जी बीच में आ बोली, राजवीर जी चलिए, सब बातों को हम सब भूल जाते हैं, वैसे भी बेटियां पराया धन होती है। एक न एक दिन होने दो, विदा करना ही होता है, चाहे उसे आज करो या कल। और वैसे भी तो एक न एक दिन आपको अपनी पोती की शादी कर उसे घर से दूर तो करना ही था, चाहे वह 2 साल बाद हो कि अब। तभी हर्षवर्धन जी कुछ बोलने के होते तभी राजवीर जी अपना हाथ दिखा बोले, तुमने बहुत ही हमारी इंसल्ट करवा दी, अब हम ये तब आएंगे तो हम अपनी पोती को लेकर जाएंगे। इतना कह अपने साथ खड़ी रमन को देख बोले, चलो यहाँ से रमन। वही अभय के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आते, वो अपनी ठंडी नजरों से राजवीर जी को जाते हुए देख रहा था। वही हर्षवर्धन जी अभय के पास सा बोले, तुमने ऐसा क्या बोला? जिसे राजवीर इतने गुस्से में चला गया। जिसे सुन अभय हर्षवर्धन जी को कोई जवाब न दे, वह अपने स्टडी रूम की ओर जाते हुए रोहन की ओर देख बोला, रोहन मेरे सारे मीटिंग ऑनलाइन शेड्यूल करो, मैं आज सारी मीटिंग ऑनलाइन करूंगा। इतना कह अभय बिना किसी की ओर ध्यान दिए अपनी स्टडी रूम में चला जाता है। वही रोहन भी अभय के पीछे उसके स्टडी रूम की ओर चल देता है। वही हर्षवर्धन जी खुद को इग्नोर होता और अभय का यू स्टडी रूम की ओर ज्यादा देख अपने हाथों की मुट्ठी कस बोले, ये लड़का। वहीं दूसरी तरफ वही देहरादून के स्टेशन में विनय आहरा की फोटो दिखा सबसे पूछ रहा था, क्या आपने इस लड़की को देखा है? लेकिन सबने उसे मना किया। अब के पूरे गार्ड इस वक्त सारी जगह मॉल, स्टेशन, बस स्टॉप और एयरपोर्ट में फैली हुई थी। तभी विनय का फोन रिंग करता है। तभी विनय फोन उठा अपनी सख्त आवाज में बोला, क्या तुम्हें पता चला उस लड़की के बारे में? जिसे सुन दूसरी तरफ से बस एक ही जवाब आया, नो बॉस। जी से सुन विनय गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी कस आंखें बंद कर लेता है। तभी विनय अपनी शर्द आवाज में बोला, अगर आज हमें वह लड़की नहीं मिली तो हमारे साथ तुम सभी को भी बॉस जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये बात याद रखना, ढूंढो उसे लड़की को। इतना कि विनय गुस्से से फोन को कट कर देते हैं और चिल्ला के बोल, आहरा सिंघानिया तुम कहाँ हो? तभी विनय का फोन दोबारा बजता है। जिससे गुस्से से इरिटेट हो स्क्रीन को देखता है, लेकिन फोन की स्क्रीन में एक नाम शो होता देख उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तभी उसका ध्यान फिर से फोन की रिंगटोन से टूटता है। वह तुरंत फोन उठा अपने कानों में लगता है, बॉस हम ढूंढ रहे लड़की को, कुछ ही वक्त में वह आपके पास होगी। तभी फोन की दूसरी तरफ से एक की सर्द आवाज आई, तुम सभी के पास सिर्फ 2 घंटे। जिसे विनय के हाथ को जाते हैं वह हकलाते हुए बोला, सिर्फ 2 घंटे बस, ये तो बहुत कम है। तभी एक कोल्ड वॉइस में बोला, वह लड़की या तुम सब की जिंदगी। वही एक ही कॉर्पोरेशन में 30 फ्लोर की बड़े से अक के सेव केबिन में इस वक्त वहां अंधेरा था। वहां का एटमॉस्फेयर कोल्ड था। वही अक अपनी लेदर की रोलिंग चेयर पर अपने कोल्ड ओरा के साथ बैठा हुआ था। उसकी ग्रीन आंखें इस वक्त सामने लगे वॉल के बड़े से तस्वीर पर थी, जिसमें एक लड़की मुस्कुराते हुए फ्लावर बुके को पकड़े हुए मुस्कुरा रही थी, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और मासूम दिख रही थी। उसे तस्वीर को देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, तुम बहुत मेरे पास होगी। इतना कह अजीब तरीके से हंस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर 16, क्या किट्टू एक मिस्ट्री है? अभय का अपनी लिटिल वाइफी को वाइल्ड किस करना। प्रताप राजवंश हवेली। अभय का स्टडी रूम। इस वक्त अभय अपने स्टडी रूम में अपने किंग्स लेदर की रोलिंग चेयर पर कोल्ड एक्सप्रेशन साथ बैठा हुआ था। रोहन स्टडी टेबल पर एक फाइल रख बोल, बॉस आपने जो भी इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहा था सभी इसमें सारी है। इतना कह फाइल टेबल पर रख दूर हो जाता है। वही अभय उस फाइल को अपने इमोशनल नज़रों से घूमता है। अभय के सामने जो फाइल रखी थी, यह फाइल में इंफॉर्मेशन किसी और की नहीं किट्टू की थी। अभय बिना किसी इमोशन के फाइल के फर्स्ट पेज को खोलना है, तब इसमें किट्टू की मुस्कुराती हुई एक छोटी सी फोटो दिखती है, जिसे कुछ पल भावुक हो देख नीचे इंफॉर्मेशन पढ़ने लगता है। किट्टू सिंघानिया, उम्र 17 साल, जन्मदिन द 22 अगस्त 2006, पेरेंट्स के नाम की जगह ब्लैक था, गार्जियन की जगह राजवीर सिंघानिया लिखा हुआ था।
अभय बड़े गौर से किट्टू के हर एक डिटेल के पर पेज को पलट रहा था। वह जैसे जैसे आगे बढ़ते चला था, उसके फेस एक्सप्रेशन सीरियस होते जा रहे थे। अभय जैसे फाइल की लास्ट पेज पर बंद करता है, तभी रोहन अभय के भावहीन चेहरे को देख बोल, बॉस हमें एक और बात मैम के बारे में अजीब बात मालूम हुई है। हमें मैं की इन्फॉर्मेशन कहीं भी बाहर से नहीं मिली, जिसे कोई ये जनता ही न हो कि सिंघानिया फैमिली में एक और बेटी है। हमारे बेस्ट टीम एक आदमी को घर जाकर उनका सर्वेंट बन सभी इन्फॉर्मेशन निकलवाया गया है, जिसे कुछ खास पता नहीं लगा। एक और बात, हमें राजवीर सिंघानिया की अजीब बात मालूम चली। वह जैसे मैम को सबसे छुपा के रखना चाहता हो। वह उन्हें घर से बाहर नहीं जाने देते, यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर में ही स्कूल की फैसिलिटी और घूमने सभी बच्चों की फैसिलिटी उन्होंने घर में करवा कर रखी है, जिससे मैम को घर से बाहर न जाना पड़े। जबकि अपनी बड़ी पोती अहरा सिंघानिया के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो नॉर्मल लड़कियों की तरह बाहर पढ़ने जाना और घूमना है। यहाँ तक कि हमने एक और बात गौर की थी, आपकी शादी में मैम को एक पल के लिए भी उनके घर वाले अकेला नहीं छोड़े थे। हर वक्त उनके साथ घर का एक न एक में एक मेंबर जरूर रहता था। ये हमें सीसीटीवी फुटेज से पता चला है। आई थिंक सर, हमें लगता है जैसे वह मैम को किसी से छुपाना चाहते हो। सर, यह इन्फॉर्मेशन भी बड़ी मुश्किल से मिली है, वह भी हमारी अप्रैल बेस्ट टीम की वजह से, वरना इंडिया बेस्ट एक्टिव लोगों के लिए इन्फेक्शन निकलना नामुमकिन था। क्योंकि कमांडर राजवीर सिंघानिया काफ़ी अच्छे हाइड किया हुआ है, जिसे अभय बड़ी गौर से सुन रहा था। तभी वह अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, इसका बाप विराज सिंघानिया नहीं है तो फिर सनाया सिंघानिया। डिसीजन रोहन बोल, बस आपने सही कहा था, विराज सिंघानिया मैं का फादर नहीं है। हमें पता लगा है राजवीर सिंघानिया की एक बेटी सनाया सिंघानिया थी, हमें लगा वह मैं की। लेकिन इतना कह रोहन रुक जाता है, जिसे सुन अभय अपनी शर्द नज़रों से रोहन को देख बोला, आगे। जिसे सुन रोहन आगे बोला, लेकिन बॉस, सनाया सिंघानी ने कभी शादी ही नहीं की और ना ही उनका कोई सीरियस रिलेशनशिप था। राजवीर सिंघानिया की बेटी उन्हीं की तरह मिलिट्री में होनहार जनरल कमांडर कप्तान रह चुकी थी, लेकिन उनकी मौत 25 साल की उम्र में हो चुकी थी। लेकिन आज भी पता नहीं लगता कि मौत किस लिए हुई थी। बड़ी मिस्ट्री तरीके से डेथ हुए थी। नहीं उन्होंने उसे वक्त शादी की थी और नहीं उनका कोई बच्चा था। हमने इन्फॉर्मेशन निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजवीर सिंघानिया भी बहुत चालाक है। उसने एक भी इन्फॉर्मेशन मैं के बारे में इस तरीके से हाइड की कि कोई भी उनके बारे में पता नहीं लग सकत। सर्वेंट से भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें भी कुछ भी मैम के बारे में पता नहीं। अभय के एक्सप्रेशंस, चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं आते। वही अभय शांति से एक साइड करा था। तभी अभय बोल, आई वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन। जी बॉस, तुम जा सकते हो। जी से सुन रोहन अपना सर, हमें हीला स्टडी रूम से जाने को होता है। तभी अभय अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, रुको। जिसे सुन रोहन अपनी जगह रुक जाता है। मुझे इस साल के बेस्ट लड़कियों के कपड़े डिज़ाइन कलेक्शन मेरे क्लोजेट के वार्डरोब में आधे घंटे के अंदर आ जानी चाहिए। जिसे सुन रोहन शॉक हो जाता है, लेकिन वह अभय का ऑर्डर फॉलो कर वहां से चला जाता है। वही रोहन के जाने के बाद अभय अपना सर चेयर के हेडरेस्ट से टीका ऊपर की सीलिंग को अपने ठंडी नज़रों से बिना किसी इमोशन के देखते हुए बोली, लिटिल वाइफी वाइफी वाइफी, तुम तो मेरे लिए मिस्ट्री और उतनी ही इंटरेस्टिंग बनती जा रही हो। ये कहते वक्त अभय चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। वह तुरंत हेडरेस्ट से सर हटा लैपटॉप स्क्रीन पर देखता है, जहां उसके मास्टर बेडरूम का फुटेज शो हो रहा था, जहां किट्टू अभी भी बेहोश बेड पर लेटी हुई था। वही अभय का मास्टर बेडरूम। किट्टू को अब होश आ रहा था। वह बेड पर थोड़ा बेचैन हो अपना चेहरा इधर उधर करती है, जैसे कोई बुरा सपना देख रहा हो। वो अपना चेहरा बेचैनी से हिलाते हुए बोली, हमें छोड़ दीजिए, हम अब ऐसा नहीं करेंगे। छोड़ो हमें। इतना कह वो चीख नींद से जागती है। तभी रूम में कुछ कांच के शोपीस टूटने की आवाज भी आती है। इस वक्त उसके चेहरे पर पसीने बूंद चमक रहे थे। वही किट्टू अपने रूम में फिर से अंधेरा देख डर जाती है। वही किट्टू अंधेरे में किसी को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी उसकी नज़रें कुछ दूर उस अंधेरे में एक जड़ी ग्रे आइज से टकरा जाती है। वही रूम एक और शख्स था जो ब्लैक सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। वह किट्टू के हर एक मूवमेंट को बड़े गौर से देख रहा था। लेकिन तभी अभय की नज़रें सामने रखे महंगे फ्लावर वाश और वॉल पे लगी पेरिस की महंगी पेंटिंग जो खुद से गिर चुकी थी, जिसे देख अभय की आंखें छोटी हो चुकी थी।
तभी अभय को किट्टू की आवाज सुनाई देती है, जो डर से कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। मेरे पास नहीं आना। जिसे सुन अभय चेहरा सर्द हो जाती है। वह अपने कदम किट्टू की ओर बढ़ा देता है। वह जैसे बेड की ओर बढ़ता है वैसे ही डिम लाइट की रोशनी में अभय का सख्त चेहरा किट्टू को साफ नजर आने लगता है। जिसे देख किट्टू डरते हुए बेड पर पीछे की ओर होने लगती हैं। जिसे देख अभय की आंखें छोटी हो जाती है। किट्टू अभय को देख बोली, गंदी हो, आपने मुझे चोट पहुंचाई। गंदे गंदे, इतना कि वह कांप रही थी। लेकिन अभय को पास आता देख किट्टू बेड से उतर रूम के बाहर भागने को होती है। जिसे देख अभय की आंखें सर्द हो जाती है। वह अपनी सर्द आवाज में गुर्राया, लिटिल वाइफी व्हाट आर यू डूइंग? स्टॉप, आई सेड स्टॉप। मैंने कहा वही रुको वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। वही किट्टू रूम के दरवाजे के पास पहुंच डोर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। जिसे देख वो डरते हुए पीछे मुड़ती है, जहां अभय उसी की ओर आ रहा था। वह डरते हुए दरवाजे को जल्दी जल्दी खोलने की कोशिश करती है। तभी उसकी चीख निकल जाती है, आ, छोड़ो, नहीं। इस वक्त अभय ने एक हाथ से किट्टू की कमर को पकड़ गोद में उठाया हुआ था, जैसे वह कोई गुड़िया हो। वही किट्टू उसकी बाहों में छटपटा रही थी। छोड़ो मुझे कांजी आंखों वाले अंकल, आपके पास नहीं रहना। आप भी उन सभी की तरह गंदे इंसान हो। इतना कह वह अपने खागोश से दांत अभय के मजबूत बाजू में गाड़ा देती है। जिसे देख अभय घूरते हुए किट्टू को देखा है। वह बेड के पास पहुंच किट्टू को बेड पर बेरहमी से फेंक देता है, जिसे किट्टू की चीख निकल जाती है। वह गुस्से से अभय को देखते हैं, लेकिन अभय का खौफनाक चेहरा देख किट्टू डर से पीछे की ओर हो जाती हैं। वो अपने कैप्टे होठों से बोली, प्लीज मुझे बडी के पास जाना है। छोड़ दो मुझे उनके पास, मुझे आपके पास अच्छा नहीं लग रहा। इतना कह वो मासूमियत से अपनी गहरी नीली आंखों से अभय को देखी, जो अपना कोट उतार शर्ट के बटन खोल अपनी लाल आंखों से उसे ही देख रहा था। जिसे देख किट्टू अभय को डरते हुए बोली, आप क्या कर रहे हो? इतना कह किट्टू फिर से बेड पर से भागने की होती है, लेकिन उतनी ही फुर्ती से अभय किट्टू पे हावी हो उसे बेड पर अपनी मजबूत बाजू के घेरे के बीच कैद कर लेता है। जिसे देख किट्टू डरते हुए अपनी समुद्र सी गहरी नीली आंखों से अभय को देखती है, जो उसे अपनी ग्रे सुर्ख लाल आंखों से देख रहा था। आप क्या कर रहे हैं? हमें जाने दो यहाँ से। इतना कह किट्टू रोने लगती है। वही अभय अपना सर टेढ़ा कर सुर्ख लाल को आंखों किट्टू को देख रहा था। वह अपनी सर्द मगर डरावनी आवाज में गुर्राया, लिटिल वाइफी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी इजाजत के बगैर मेरे रूम से भागने की? अभय की इतनी खौफनाक आवाज सुन किट्टू अंदर तक कांप जाती है। तभी अभय किट्टू के जबड़े को मजबूती से पकड़ उसके चेहरे के एकदम करीब हो, जिसे अभय के सख्त होठ किट्टू के मुलाया गालों से टच हो रहे थे। उसके पूरे चेहरे को अपने सख्त होठों से छू स्निफ कर बोला, लिटिल वाइफी अब तुम सिर्फ मेरी हो, तुमसे ज्यादा तुम पर अब मेरा हक है। अब तुम्हारे जाने रहने खाने का फैसला सिर्फ मैं करूंगा। अब तुम इस कमरे और मेरी दुनिया में कैद हो, जिसे तुम कभी आज़ाद नहीं हो सकती मेरी परमिशन के बगैर। वही किट्टू जो डरते हुए अभय को देख रही थी। अभय के ये शब्द सुन कि वह कैद है उसकी दुनिया में, जिसे सुन वो पैनिक करने लगती है। वह अपना चेहरा इधर उधर हिला बोली, नहीं नहीं, मुझे कोई कैद नहीं कर सकता, नहीं मुझे कोई कैद नहीं कर सकता, छोड़ो मुझे यहाँ से जाना है बडी के पास। तभी किट्टू की आवाज दब सी जाती है, क्योंकि अभय ने गुस्से से अपने सख्त होंठ किट्टू के छोटे मुलायम होठों पर रख दिया था। उसने उसकी आवाज बंद करने के लिए अपने होंठ जोड़े थे, लेकिन उसके होठ स्ट्रॉबेरी की तरह मीठे और रुई तरह मुलायम थे, जिसे अभय के होंठ खुद ब खुद होठों पर चलते हुए चूमने लगते हैं। वही किट्टू यह महसूस कर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वही अभय की किस और भी ज्यादा डीप हो गई थी। वो अपने होठों को उसके सॉफ्ट होठों पे प्रेस कर डीपली किस करने लगता है। तभी किट्टू को सांस लेने में नहीं बनता। वो छटपटाते हुए अपने हाथ अभय के चेहरे पर रख उससे दूर करने की कोशिश करती है, जिसे महसूस कर अभय की आंखें नाखुश हो खुल जाती है। वह किट्टू के दोनों छोटे हाथों को अपने एक हाथों से पकड़ बेड में प्रेस कर देता है, और वह किट्टू के निचले सॉफ्ट होठ को अपने सख्त होठों के बीच खींच सककर चूमते हुए उसके ऊपर पूरी तरह हावी हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। और इसी के साथ चलते हैं अब अगले पाठ्यक्रम यानी नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 17 अभय का ऑर्डर भरा किस।
सूजे हुए मोटे लाल होंठ। आप मेरे होंठ खा गए कांजी आंखों वाले अंकल। अब तक। तभी किट्टू की आवाज दब सी जाती है, क्योंकि अभय ने गुस्से से अपने सख्त होंठ किट्टू के छोटे मुलायम होठों पर रख दिया था। उसने उसकी आवाज बंद करने के लिए अपने होंठ जोड़े थे, लेकिन उसके होंठ स्ट्रॉबेरी की तरह मीठे और रुई तरह मुलायम थे, जिसे अभय के होंठ खुद ब खुद होठों पर चलते हुए चूमने लगते हैं। वही किट्टू यह महसूस कर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वही अभय की किस और भी ज्यादा डीप हो गई थी। वो अपने होठों को उसके सॉफ्ट होठों पे प्रेस कर डीपली किस करने लगता है। तभी किट्टू को सांस लेने में नहीं बनता। वो छटपटाते हुए अपने हाथ अभय के चेहरे पर रख उससे दूर करने की कोशिश करती है, जिसे महसूस कर अभय की आंखें नाखुश हो खुल जाती है। वह किट्टू के दोनों छोटे हाथों को अपने एक हाथों से पकड़ बेड में प्रेस कर देता है, और वह किट्टू के निचले सॉफ्ट होठ को अपने सख्त होठों के बीच खींच सककर चूमते हुए बाइट कर उसके ऊपर पूरी तरह हावी हो जाता है। अब आगे, अभय का मास्टर बेडरूम। इस वक्त रूम में किट्टू की सिसकियां गूंज रही थी। वहीं अभय इमोशनल लेस हो किट्टू को अपनी गोद किसी खरगोश की बच्चे की तरह लिए हुए घूर उसके बाल सहला रहा था। लिटिल वाइफी स्टॉप क्राइंग। वही किट्टू जो किसी गुड़िया की तरह अभय के गोद में बैठे हुए फिर से रोते हुए बोली, ए कांची आंखों वाले अंकल, आपने मेरे होंठ खा गए। इतना कह किट्टू फिर से सुबकते क्राइंग हुए अपने लाल मोटे सूजे हुए होठों को छूती है, जिससे उसकी फिर से दर्द से सिसकी कंफाउंडेड फेस निकल जाती है, जिससे वह फिर से जोर से रोने लगती है। ए मेरे होंठ अब नहीं रहे। अब मैं टेस्टी टेस्टी खाना कैसे खाऊंगी? मेरे प्यारे प्यारे पिज्ज़ा और बर्गर ड्रूलिंग फेस जो बड़ी मुझे ला कर देंगे, वो सब अब मैं कैसे खाऊंगी? लाउडली क्राइंग, जिसे सुन अभय की आंखें सर्द हो जाती है। वो किट्टू को बुरी तरह घूर अपने देख दांत पीसते हुए एक एक शब्द छबा के बोला, लिटिल वाइफ जस्ट शट अप। और तुम्हें ये अनहाइजीनिक फूड कौन देता है? तुम अब से ये सब चीज़ों को कभी हाथ भी नहीं लगाओगी। लेकिन किट्टू तो किट्टू थी। अभय की बातों को ना सुन वह रोए जा रही थी, और बस यही बोले जा रही थी, मेरे होंठ अब नहीं रहे। ये कांची आंखों वाले अंकल मेरे होंठ खा गए। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। मैंने तुमसे कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अब तुम रोई तो मैं तुम्हारे साथ वही प्रोसेस फिर से दोबारा करूंगा। जिसे सुन किट्टू क्राइंग डरते हुए अभय को अपनी गहरी नीली समुद्र सी आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए अभय को देखती हैं। वही किट्टू की उन समुद्र सी गहरी नीली आंखों पता नहीं क्या था, जो अभय को किट्टू की ओर अट्रैक्ट कर रहा था। वो उसकी नीली आंखों में देखते हुए उसके चेहरे की एकदम करीब हो अपने अंगूठे को उसके सूजे होठों पर रख कर डीप वॉइस में फुसफुसाया, लिटिल वाइफी आई गिव योर पनिशमेंट अगेन लाइक दिस। इतना कह वह उसके स्वेल होठों के करीब जा जैसे ही चूमने को होता है। तभी कोई दो छोटे हाथ अभय के होठों को किट्टू के होठों से चूमने से रोक देते हैं, जिसे महसूस कर अभय ना खुश हो अपनी आंखों को खोल अपनी लाल आंखों से सामने देखता है, जहां किट्टू अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से अपने होठों को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए डर से अपना चेहरा ना में हिला रही थी। जिसे देख अभय की पकड़ किट्टू के छोटे कमर पर टाइट हो जाती है, जिससे किट्टू की दर्द से सिसकारी निकल जाती है। वह उसके चेहरे के एकदम करीब हो अपनी सर्द आवाज में बोला, लिटिल वाइफ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? जी से सुन किट्टू डर से कांपते हुए अभय को देखती है। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो अभय प्रताप राजवंश को रोक सके। लिटिल वाइफी आइंदा से ऐसी गलती दोबारा मत करना, मुझे रोकने की, वरना। इतना कह किट्टू के उन कैप्टे हाथों को चूम उन दोनों हाथों को गुलाबी होंठ से हटाता है, जो किट्टू के छोटे होठों को ढके हुए थे। वह उसके गुलाब की पंखुड़ी जैसे छोटे होठों को देख दोबारा से अपने होंठ उसके मुलायम होठों पर रख होले से चूम उससे दूर हो जाता है। वही किट्टू डरते हुए अभय को देख रही थी, जिसे देख अभय एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसके गालों को थपथापा बोला, इट्स माई गुड गर्ल एंड माई लिटिल वाइफी। इतना कह अभय किट्टू को अपने गोद में अच्छे से एडजस्ट कर उसके बालों को सहलाते हुए अपने दूसरे हाथ से सामने नाइट स्टैंड पर रखे इंटरकॉम को उठा किसी को कॉल करता है। अपने वही सर्द ओरा के साथ कॉल पर बोल, 5 मिनट के अंदर हेल्दी लंच मेरी रूम में चाहिए। इतना कह बिना कुछ सुने इंटरकॉम नाइट स्टैंड पर रख देता है। वही किट्टू शांति से अभी भी अभय की गोद में सिमटकर बैठी हुई थी। वहीं अभय ये देख नीचे झुक किट्टू के बालों को चूम लेता है। आई डोंट नो व्हाट इज फीलिंग लिटिल वाइफी बट यू बिकम माई क्रेजीनेस। तभी अभय के रूम का डोर नॉक होता है।
जिसे सुन अभय का चेहरा पहले की तरह सख्त और भावहीन हो जाता है। वह अपने सर्द आवाज में बोला, कमिंग। जी से सुन रूम में रामू काका, जो 60 से 70 साल के आसपास होंगे, वह एक ट्राली लिए हुए अंदर आते हैं जिसमें लंच रखा हुआ था। रामू काका जैसे ही लंच को लिए अंदर आ सामने अभय को देख कुछ बोलने को होते हैं, लेकिन सामने का नज़ारा देख रामू काका की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है, क्योंकि सामने अभय किट्टू को अपनी गोद में ऐसे लिए हुए था जैसे वह उसकी कीमती चीज हो। वही किट्टू किसी खरगोश के बच्चे की तरह अभय की गोदी में घुसी हुई थी, जो रामू काका या प्रताप राजवंश के सभी सदस्यों लिए शॉकिंग और बहुत बड़ी बात थी। तभी रूम में अभय की सर्द आवाज गूंज उठी, गेट लॉस्ट राइट नाउ। जी से सुन रामू काका अपने होश में आ डर से कांप जाते हैं। सॉरी बाबा, इतना कह वह तुरंत रूम से 9-2-11 हो जाते हैं, क्योंकि अभय के गुस्से से सभी वाकिफ थे। वही अभय के ऐसे चीखने से किट्टू डर से और भी ज्यादा अभय के चौड़े सीने में घुस चुकी थी, जिसे देखा अभय उसके पीठ को सहला बेड से उतर किट्टू को अपने गोद में लिए हुए ही अपने कदम सोफे की ओर बढ़ा देता है। अभय किट्टू को सोफे पर बैठा और भारे लहजे में बोला, चुपचाप यहाँ बैठे रहना, वरना। जी से सुन किट्टू मासूमियत से अपनी उन गहरी नीली समुद्र सी आंखों से अभय को देखी। वही अभय फिर से किट्टू की उन गहरी नीली आंखों को देख अजीब सा अट्रैक्शन होता है, जिसे देख वो अपने हाथों की मुट्ठी कस दांत पीसते हुए बोला, तुम बार बार मुझे ऐसे अपनी इन नीली बटन जैसी आंखों से नहीं देखोगी। जिसे सुन किट्टू कुछ बोलने को होती है, तभी अभय उसके होठों पर उंगली रख आगे बोला, शुश, वरना तुम्हारी ये पीडीसी बॉडी मुझे टॉलरेट नहीं कर पाएगी। जिस सुन किट्टू अभय को फिर से अपनी समुद्र सी नीली आंखों से देखती है, जिसे देख अभय गहरी सांस छोड़ गुस्से से बूदबूदाया, ये लड़की मेरी बात कभी क्यों नहीं सुनती। वो खुद किट्टू से अपनी नजरें फेर खड़े हो सोफे पास रखी ट्रॉली के पास जा उसे पर से लंच उठा सामने राउंड शेप के कांच टेबल पर रखता है। अभय जो खुद एक गिलास पानी खुद से ले नहीं पीता था, वह खुद अपनी लिटिल वाइफी के लिए लंच सर्व कर रहा था। प्रताप राजवंश परिवार का कोई भी सदस्य आज अभय को देख लेता तो बेहोशी हो जाता, खास करके रोहन और वीर। वही अभय दोबारा सोफे पर आ बैठ किट्टू को देखता है, जो अपना सर नीचे किए हुए चोर नजरों से बार बार लंच को देख अपना पेट सहला रही थी, जिसे देख साफ पता चल रहा था उसे भूख लगी है। अभय किसी राजा की तरह सोफे पर बैठ अपने ऑर्डर भरे सर्द लहजे में बोला, लिटिल वाइफी कम हियर। यहाँ तक मेरा स्टोरी कैसा लगा आप लोगों को सुनकर? अगर आप लोगों को सुनकर अच्छा लगा तो जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसमें प्यार भरी बातें हुआ है, जिसे सुनकर आप पानी पानी हो जाओगे। चैप्टर 18, मेरे और करीब आओ लिटिल वाइफी। शुश, वरना तुम्हारी ये पीडीसी बॉडी मुझे टॉलरेट नहीं कर पाएगी। जिस सुन किट्टू अभय को फिर से डरते हुए अपनी समुद्र सी नीली आंखों से देखती है, जिसे देख अभय गहरी सांस छोड़ गुस्से से बूदबूदाया, ये लड़की मेरी बात कभी क्यों नहीं सुनती। वो खुद किट्टू से अपनी नजरें फेर खड़े हो सोफे पास रखी ट्रॉली के पास जा उसे पर से लंच उठा सामने राउंड शेप के कांच टेबल पर रखता है। अभय जो खुद एक गिलास पानी खुद से ले नहीं पीता था, वह खुद अपनी लिटिल वाइफी के लिए लंच सर्व कर रहा था। ये नज़ारा अगर प्रताप राजवंश परिवार का कोई भी सदस्य आज अभय को ये करता देख लेता तो सदमे से बेहोश ही हो जाता, खास करके रोहन और वीर। वही अभय दोबारा सोफे पर आ बैठ किट्टू को देखता है, जो अपना सर नीचे किए हुए चोर नजरों से बार बार लंच को देख अपना पेट सहला रही थी, जिसे देख साफ पता चल रहा था उसे भूख लगी है। अभय किसी राजा की तरह सोफे पर बैठ अपने ऑर्डर भरे सर्द लहजे में बोला, लिटिल वाइफी कम हियर। जी से सुन किट्टू डरते हुए अपनी नजरें ऊपर उठाती है, अभय की ओर देखती है। अभय उसे अपनी आंखों से अपनी ओर आने का इशारा कर रहा था, जिसे किट्टू थोड़ा सा खिसक अभय के पास आती है, जिसे देख अभय की आंखें छोटी हो जाती है। सम मोर क्लोज। जी से सुन किट्टू थोड़ा और खिसकती है, सम मोर क्लोज लिटिल वाइफी। वही किट्टू अब इरिटेटेड हो अभय को देखते हैं, क्योंकि वह अभय के बिल्कुल करीब हो बैठी थी, तब भी अभय उसे अपने और करीब आने को बोल रहा था। किट्टू ऐसे रुकता देख अभय सर्द आवाज में बोला, वाया यू स्टॉप कम टू क्लोज मी। जी से सुन किट्टू अभय को देख मासूमियत से बोली, अंकल अब तो जगह नहीं बची। तभी किट्टू की चीख निकल जाती है, क्योंकि अभय ने एक झटके से किट्टू को पकड़ अपनी गोद में ले लेप पर बैठा लेता है। दैट्स नाउ यू ईट लाइक दिस।
जिसे देख किट्टू उसकी गोद में कसमसा के बोली, हम ऐसे कैसे लंच खाएंगे। वही अभय किट्टू की बातों को इग्नोर कर एक हाथ से उसके छोटे से कमर को पकड़। अभय किट्टू को अपनी लेप पर अच्छे से बैठा छोटे कमर पर पकड़ मजबूत कर दूसरे हाथ से टेबल पर रखे बोल के ढक्कन को हटाता है, जिसे देख किट्टू का खिला चेहरा उतर जाता है। सामने फ्रूट जूस के साथ ब्रोकली और स्पेनिश सूप के साथ ओट्स और हेल्दी लंच रखे हुए थे, जिसे किट्टू ने आज तक एक नज़र उठा देखा तक नहीं था। वही अभय ब्रोकली एंड स्पेनिश मिक्स सूप को एक छोटे से बोल में निकलता है। वह उस बोल में सूप लिए हुए किट्टू की तरफ देखता है, जो रोनी सूरत बना लंच को देख रही थी, जिसे देख अभय की आंखें छोटी हो जाती है। वह कड़क लहजे में बोला, व्हाट हैपेंड लिटिल वाइफी। जिसे सुन किट्टू अपनी नीली आंखों में आंसू लिए अपने गुलाबी छोटे होठों का पाउट बना रूंधे गले से बोली, ये तो गंदे खाने हैं, मुझे तो पिज्ज़ा और बर्गर और चॉकलेट लावा केक खाना है। और फिर थोड़ा रुख सुबकते हुए बोली, और हाँ फ्रेंच फ्राइज भी। तभी किट्टू को अपने ऊपर किसी की जलती हुई नज़रें महसूस होती हैं। वह जैसे ही सामने देखती है, उसका डर से पूरा शरीर कांप जाता है। वह अभय के सख्त चौड़े सीने में और भी ज़्यादा अंदर घुस जाती है, क्योंकि अभय उसे अपनी जलती हुई लाल नज़रों से देख दांत पीस बोला, तुम अनहाइजीनिक फूड को खाती हो, मैंने बोला ना तुम्हें अब ये सब नहीं मिलेगा। कुछ देर बाद किट्टू सुबकते हुए सामने देख रही थी। वही अभय बिना किसी इमोशन के स्पून में सूप ले फूक किट्टू की ओर बड़ा ऑर्डरिंग टोन में बोला, ओपन योर माउथ लिटिल वाइफी। जिसे सुन किट्टू अपने छोटे सूजे हुए होठों को खोलती है, जिसे देख अभय स्पून को उसके होठों के करीब ले जा पिलाता है, लेकिन गलती से स्पून किट्टू के कटे हुए होंठ के हिस्से पर लग जाती है। तभी किट्टू दर्द से सिसकियां आह निकल जाती है, जिसे सुन अभय की हाथ सूप पिलाते हुए रुक जाते हैं। तभी किट्टू रोते हुए अपने होठों को छू बोली, कांजीव आंखों वाले अंकल आप मेरे होठ खा गए, क्या मैं दोबारा खाना नहीं खा पाऊंगी। जिसे सुन अभय अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ देर बाद ही ठीक हो जाएगा। नहीं यह मुझे दुख रहा है। ये बोल अपनी गली नीली आंखों से रुआसी हो अभय को देखी। जिसे सुन अभय हल्का नीचे झुक किट्टू के चेहरे के करीब आ किट्टू के छोटे हाथों को होठ से हटा होले से चूम लेता है, जिसे देख किट्टू हैरानी से अपनी नीली नीली आंखों से अभय को देखती है। वो होठों के करीब हो मासूमियत से बूद बुदाए, आप फिर तो मेरे होंठ नहीं खाएंगे ना, क्योंकि बहुत दुखता है। जिसे सुन अभय दोबारा उसके होठ को चूम दूर हो डीप वॉइस में बोला, ये कुछ देर में ही ठीक हो जाएंगे, मैं तुम्हें दवा लगा दूंगा। इतना कह अभय उसके बालों को अपने इंडेक्स फिंगर में फंसा पीछे करता है। लंच हो जाने के बाद अभय किट्टू को अपनी गोद में लिया उसे बेड पर लेटा ब्लैंकेट से कवर करता है। किट्टू अपनी आंखें खुले हुए अभय को देख बोली, मुझे नींद नहीं आ रही। जिसे देख अभय सख्ती से बोला, चुपचाप यहाँ आराम से सो, मुझे तुम इस बेड से कहानी घूमती हुई नजर नहीं आनी चाहिए, वरना तुम्हें इस कमरे में अंधेरा कर बंद कर दूंगा। जिस सुन किट्टू डर जाती है, मेरे आने तक यहीं पर मिलना, कहीं गायब हुई तो। अभय किट्टू को बेड पर सुला रूम से बाहर अपने वही पुराने ओरा के साथ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विनय हाईवे के रोड पर साइड में कार पार्क किए हुए खड़ा था। वह गुस्से से अचानक कार के टायर पर किक मारते हुए चीख, अहरा सिंघानिया तुम कहाँ हो। विनय और उसके पूरे एके के गार्डियन टीम ने पूरा देहरादून क्या आसपास के कई शहरों को अहरा को ढूंढने के लिए खंगाल डाला था। यहाँ तक एयरपोर्ट, बस स्टैंड और स्टेशन में एक भी जगह अहरा का सबूत नहीं मिली, जिस वजह से विनय पूरे तरीके से पगलाया हुआ था, क्योंकि अहरा सिंघानिया की वजह से आज उनकी जान खतरे में थी और वह अपनी सन की बॉस एके को अच्छे से जानता था। वह एक बार जो बोल दे तो वह पत्थर की लकीर नहीं, वह इंसान खुद ही पत्थर है। तभी विनय का फोन बजता है, जिसे सुन विनय डर से अंदर तक कांप जाता है। उसे लगता है एके का फोन है। वह डरते हुए अपने पेंट की पॉकेट में हाथ डाल फोन निकाल फोन की स्क्रीन को देखता है, लेकिन सामने फ्लैश हो रहा नाम देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। फोन को पिक कर अपनी सर्द आवाज में बोला, अगर इस बार कोई बकवास हुए तो बॉस के मरने से पहले मैं ही तुम लोग को मार दूंगा। जिसे सुन दूसरी तरफ का डर से अंदर तक कांप जाता है। गार्ड हकला हुए बोला, बॉस बॉस आगे बोलोगे भी अपने इस जुबान से। बॉस आपने जिस लड़की को बचाया था उसे होश आ गया है। जिसे सुन विनय और भी ज्यादा गुस्से में बोला, तो इसमें मैं क्या करूं। बॉस वह यहां से जाने के लिए बोल रही है।
जिसे सुन विनय इरिटेट हो बोल, तो उसे जाने दो, क्या मैं वहां आ उसके हाथ पकड़कर से बाहर ले जाऊं? इसके लिए मुझे फोन किया था गवारो? नहीं बॉस, आपको कुछ बताना था। तो कौन सी मुहूर्त का वेट कर रहे हो गधे, कि मैं जब तुम्हें आ मारूंगा तब बताओगे? नहीं बॉस। तभी गार्ड कुछ ऐसा बोलता है, जिसे सुन विनय की आंखें बड़ी हो जाती है और उसके हाथ से फोन छूट नीचे गिर जाता है। लेकिन विनय तुरंत अपने फोन को संभाल तुरंत कार का दरवाजा खोल ड्राइवर को चीखते हुए बोला, कार को AK विला ले चलो। और यहाँ से तुम कहानी में एक नया मोड़ आ गया। तो सुनिए अगले चैप्टर को। चैप्टर 19 अक की मजबूत बाहों में। चेंज योर क्लॉथ लिटिल वाइफी। वही AK विला का गेस्ट रूम। उसे रूम में विनय की चीखने की आवाज गूंज रही थी। विनय सामने खड़े गार्ड का कॉलर पकड़ बोला, कहाँ गई वह लड़की? आसमान का गई है या जमीन निगल गई? जिसे सुन वह गार्ड डर से हकलाते हुए बोला, बॉस वह लड़की यहीं पर थी, हमने उसे खुद इस कमरे में बंद कर रखा था। तभी गन चलने की आवाज आती है। उसे गार्ड की लाश को जमीन पर छोड़ देता है। तू कहाँ गई जब तुमने उसे यही बंद किया था? अगर तुम एक लड़की को नहीं संभाल सकते तो एक ही की मिलकर प्रोटेक्शन कैसे करोगी? इतना कह वह अपने गन को दूसरे गार्ड पर तान देता है। जिसे देख वो गार्ड अपनी आंखें बड़ी कर डरते हुए बोला, बॉस हमें एक बार CCTV फुटेज देखना चाहिए। जी से सुन विनय टेढ़ा मुकरा बोला, बट योर अनलकी। इतना कह दोबारा गन चलाता है। उस गार्ड की लाश को छोड़ सिक्योरिटी रूम की ओर चल देता है। वही AK का मास्टर बेडरूम। वही रूम में वॉशरूम के शावर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, जिससे पता चल रहा था अक वॉशरूम में बाथ ले रहा है। कुछ देर बाद शावर के पानी गिरने का आवाज बंद हो जाता है। तभी वॉशरूम का गेट खुलता है। अक अपनी वी शेप कमर पर लूज ग्रे टॉवल लपटे हुए अपने रूम में कदम रखने को होता है, लेकिन उसके कदम वही रुक से जाते हैं। वही पर्दे के पीछे छुपा साया AK को ऐसा रुकता हुआ देख डर से पर्दे के पीछे और अंदर छुप जाता है। तभी अक के चेहरे पर एक मिस्ट्रेस स्माइल आ तुरंत वह छुप भी जाती है। अक अपने सख्त एक्सप्रेशन के साथ बालों को मिनी टॉवल से पोंछते हुए अपने कदम क्लोज इट रूम की ओर न बड़ा ड्रेसिंग मिरर की ओर बढ़ा देता है, जिसे देख पर्दे के पीछे छुपे काले साए को राहत मिलती है। अक मिरर के सामने खड़े हो अपने बालों को पोंछ मिनी टॉवल को फ्लो पर गिरा। अपने बाल को सेट करते हुए अपने हाथ कमर पर ले जा अपने लूज टॉवल को पूरा खोल दोबारा से अपने कमर में बांध लेता है। जिसे देख वह साया अपनी आंखें कस के बंद कर लेता है। वही मिरर के सामने खड़ा अक उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान तैर जाती हैं। वह ड्रॉ से अपनी गन निकलता है। वही वो काला साया AK को ड्रेसिंग साइड बिजी देख वह पर्दे के पीछे से धीरे धीरे बाहर निकल अपने कदम डोर की ओर बढ़ा देता है। जैसे ही वह साया डोर के पास पहुंचने को होता है, तभी उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि इस वक्त वह काला सा है अक की मजबूत बाहों में कैद था। तभी अक उस शख्स के कानों के पास जा अपनी डरावनी आवाज में बोला, तुम अक की काली दुनिया में अपनी मर्जी से आ तो गए हो, लेकिन अक मर्जी के बिना तुम यहाँ से जा क्या? सिर्फ तुम्हारी लाश जाएगी। किसने भेजा तुम्हें? इतना कह वो गन उस शख्स के माथे पर तान देता है, जिसे महसूस कर वह काला साया डर से अंदर तक कांप जाता है। AK उसे शूट करने को होता है। तभी वह काला साया अपने मौत के डर से अपनी कांपती आवाज में बोला, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ और यहाँ मैं कैसे आई। वो लोग मुझे बंद, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। वही किसी लड़की की आवाज सुन अक की आईब्रो से कुड़ जाती है। वह तुरंत लड़की के हाथ को पकड़ अपनी ओर घूमता है। आह! एक चीख के साथ वो लड़की सीधे AK के सीने से जा गिरती हैं। उस लड़की के नाजुक हाथ इस वक्त अक सख्त नेकेड चेस्ट पर था, तो वही उसके बाल लहराते हुए उसके पूरे चेहरे को ढक दिए थे। डिम लाइट की रोशनी में अक उस लड़की को ऊपर से नीचे स्कैन कर रहा था। वह उस लड़की के कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसके चेहरे से बालों को अपने इंडेक्स फिंगर से हटा। वही लड़की अक के टच और डर से आंखें बंद की हुई थी। तभी अक उस लड़की के चेहरे से बाल हटाता है, तो उसके सामने डर से दुबकी हुई लड़की का चेहरा नजर आता है, जिसे देख उसके चेहरे पर खतरनाक स्माइल आ जाती है। डार्क विला, एक अंधेरे से रूम में जहां सिर्फ लाल बत्ती जल रही थी, जो उस रूम का माहौल और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। वो रूम में सिर्फ चीखने की आवाज आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ सोफे पर एक शख्स किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त काफी ज्यादा खतरनाक थे।
वहाँ फ्लो पर 12 आदमी जिनकी उम्र 37 से 45 आसपास की होगी। उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी, जैसी उन्हें बड़ी बेरहमी से टॉर्चर किया गया हो। तभी उनमें से एक शख्स लड़खड़ाते हुए उठ सामने जल्लाद की तरह बैठे इंसान को देख बोला, साहब हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने आज तक का नमक खा, कोई गद्दारी नहीं की तो हमें किस बात के सजा। सामने सोफे पर बैठा शख्स जो और कोई नहीं अभय था, उसके चेहरे एक्सप्रेशन खतरनाक हो जाते हैं। अभय उस शख्स के बालों को पकड़ बोला, गलती की ना, वो भी बहुत बड़ी। मेरी लिटिल वाइफी को नज़र उठा देखने की उसकी सजा तो मिलेगी। इतना कह सामने पड़ा गाना उठा उसके माथे पर सूट कर देता है, जिसे सामने पड़े इंसान डर जाते हैं। तभी वहाँ गन चलने की आवाज़ गूंज उठती है। वही सामने पड़े सभी इंसान को अभय ने मौत के घाट उतार दिया था। वही अभय के पीछे खड़ा रोहन बिना किसी इमोशन के देख रहा था, जैसे उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो। लेकिन रोहन के लिए ये थोड़ी अजीब बात थी कि एक दिन की आई बीवी, जिसे बॉस लिटिल वाइफ के नाम से बुलाते थे, जो शादी के नाम से ही नफरत करते थे, आज नौकरों को उनकी बीवी को नज़र उठा शर्ट में क्या देखने की गलती पर मौत के घाट उतार दिया। मतलब उनकी लिटिल वाइफी उनके लिए कुछ तो अलग बनती जा रही है। तभी अभय के सर्द आवाज से रोहन होश में आया। समथिंग न्यू अपडेट लिटिल वाइफी। जी से सुन रोहन अपने फोन में आते हुए बोला, बॉस हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम कुछ ज़्यादा खास पता नहीं लग पा रहे मैम के बारे में, जो बॉस इसे और भी ज़्यादा अजीब बात बना रही है। जी से सुन अभय की पकड़ सोफे के हैंड रेस्ट पर काश जाती है। वह अपनी सर्द आवाज में रोहन से बोल, मुझे कैसे भी कर लिटिल वाइफी के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, छोटी से भी छोटी। जी बॉस। अभय अपने सर्द ओरा के साथ सोफे से उठ डार्क रूम बाहर की ओर चल देता है। वही रोहन भी अभय के पीछे चल देता है। प्रताप राजवंश हवेली। अभय का मास्टर बेडरूम का दरवाजा खुलता है। अभय रूम में इंटर कर अपनी ग्रे सर्द आंखें रूम के चारों ओर घूमता है। तभी उसकी नज़रें सामने बेड पर जा रुकती है, जहां छोटी सी आकृति दिख रही थी। वो अपने कदम उस ओर बढ़ा देता है। बेड के पास जा सामने ब्लैंकेट से ढकी आकृति को घूरता है। वो थोड़ा झुक एक झटके से सामने का ब्लैंकेट हटाता है। तभी उसके सामने किट्टू का मासूम सोता हुआ चेहरा नजर आता है, जिसे देख अभय की सर्द आंखें ठंडी सी पड़ जाती है। वह नीचे झुक किट्टू के गालों को अपने सख्त हाथों से सहलाते हैं। इस एहसास को पार किट्टू अपनी नीली आंखों को खोल टुकुर टुकुर सामने देखती है, जहां उसे अभय का सख्त चेहरा नजर आता है। किट्टू अभय को देख मुस्कुराते हुए बोली, कांची आंखों वाले अंकल आप आ गए। जी से सुन अभय की आईब्रो सिकुड़ जाती है। किट्टू खुश हो तुरंत उठ के बैठ जाती हैं, जिससे अभय के हाथ किट्टू के चेहरे से हट जाता है, जिसे महसूस कर अभय अपनी उस हाथों को घूरने लगता है, जो अब किट्टू के चेहरे पर नहीं था। तभी किट्टू अभय को मासूमियत से देख बोली, कांजी आंखों वाले अंकल देखिए, आपके कहने पर मैं कहीं नहीं गई और यहीं सोते रही, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहते हुए वो अपने पेट को पकड़ लेती है। तभी उसके पेट से गुड़गुड़ा आवाज आती है, जिसे किट्टू अपने पेट को छुपाते हुए शर्मा जाती है। यह आवाज सुन अभय की आंखें छोटी हो जाती है। वही किट्टू अपना चेहरा शर्म से नीचे कर लेती है। तभी अभय किट्टू के गुलाबी गालों को अपने अंगूठे से रब कर बोला, गो फ्रेश एंड चेंज योर क्लॉथ। जिसे सुन किट्टू मायूस होते हुए बोली, लेकिन किट्टू के पास तो कपड़े ही नहीं है। जिसे सुन अभय बिना किसी इमोशन के किट्टू को देख वहां से उठ अपने कदम क्लोजेट रूम की ओर बढ़ा देता है। वही किट्टू अभय को ऐसा जाता हुआ देख मायूस हो जाती है। तभी कुछ देर बाद अभय क्लोजेट रूम से अपने हाथों में कुछ लिए हुए आता है। वही किट्टू मायूस हो अपना चेहरा नीचे झुकाए हुई थी। तभी अभय अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, टेक दिस एंड गो चेंज लिटिल वाइफी। जी से सुन किट्टू मुरझाए चेहरे के साथ सामने देखती है, लेकिन अभय के हाथों में पिंक गर्ल्स नाइट वियर देख उसका चेहरा खिल उठता है। किट्टू खुश होते हुए अभय के पास जा बोली, यह मेरे लिए है। जिसे सुन अभय अपनी आंखें छोटी कर किट्टू को घूर के देख बोला, तुम्हें यहाँ कोई दिख रहा है लिटिल वाइफी। जी से सुन किट्टू पूरे कमरे में नजर घुमा ना समझी में अभय को देख बोली, तो कोई और भी है इस कमरे में? तो ये कपड़े मेरे लिए नहीं है। जिसे सुन अभय किट्टू के पिंक गालों को पिंच कर बोला, ऑफ कोर्स लिटिल वाइफ, ये तुम्हारे लिए है। जिसे सुन किट्टू खुश हो जाती है। गो एंड चेंज फास्ट, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, वरना तुम्हें कपड़ों के साथ डिनर भी नहीं मिलेगा। जिसे सुन किट्टू की आंखें बड़ी हो जाती है। वो तुरंत अभय के हाथों से उन कपड़े को छीनती है।
तभी कुछ नीचे गिरता है, जिसे देख किट्टू नीचे देखी है तो पिंक गर्ल्स पर्सनल अंडरगारमेंट सेट था, जिसे देख किट्टू का चेहरा शर्म से लाल हो जलने लगता। वो तुरंत नजर उठा अभय को देखती हैं, जिसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं थी। वह तुरंत उन्हें उठा चेंजिंग रूम की ओर तेजी से दौड़ती है, जिसे वो लड़खड़ा भी जाती है लेकिन खुद को संभाल चेंजिंग रूम का दरवाजा बंद कर देती है। वही अभय की आंखें सर्द हो जाती है। किट्टू को ऐसा भागता हुआ देख कहीं उसकी लिटिल वाइफी को चोट लग जाती तो। कुछ देर बाद डाइनिंग एरिया, पूरे राजवंशी परिवार इकट्ठा हो डाइनिंग टेबल पर साथ बैठ अभय का वेट कर रहे थे। तभी वीर भूख से बेचैन हो बोला, भाई आज पहली बार इतना लेट कैसे हो सकते हैं? सुना था शादी के बाद सभी लड़के बदल जाते हैं। आज मैंने अपने बड़े भाई को देख भी लिया। जी से सुन सभी वीर को घूर के देखने लगते हैं, जिसे देख वीर मुंह बना बोला, अरे भाई कितना देर लगाएंगे? मेरे पेट में चूहा कबड्डी खेलते हुए अब तक बेहोश हो चुके हैं। जिसे सुन सुहाना अपने भाई को घूर बोली, तुम भूल गए हो? तो तुम और दादा को आज से सिर्फ हेल्दी फूड मिलेगा। तुम्हें भाई की पनिशमेंट याद तो है ना? जिसे सुन वीर का बड़ा सा मुंह बन जाता है। वो सुहाना को घूरते हुए बोली, तुझे बहुत मेरी फिक्र हो रही है। रुक जा, मैं तुझे बाद में बताता हूँ। वीर सुहाना से गुस्से में मुंह फेर लिफ्ट की ओर देखते हुए बोला, मेरे प्यारे भाई आप कब आएंगे? मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा है। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, जिसे सामने का नज़ारा देख वीर की आंखें बड़ी हो जाती है। वह मुंह खोले हुए बोला, ओ माय गॉड, ये भाई है। जिसे सुन सभी की नज़रें सामने चली जाती है। तो कैसा लगा ये कहानी सुनकर? आगे कहानी तो और मज़ेदार है। आप ऐसे ही वीडियो में बने रहिए और कहानी को आराम से सुनते रहिए। लिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 20 कांजी आंखों वाले अंकल, दर्द हो रहा है, छोड़ो ना। जी से सुन सभी वीर को घूर के देखने लगते हैं, जिसे देख वीर मुंह बना बोला, अरे भाई कितना देर लगाएंगे? मेरे पेट में चूहा कबड्डी खेलते हुए अब तक बेहोश हो चुके हैं। जिसे सुन सुहाना अपने भाई को घूर बोली, तुम भूल गए हो? तो तुम और दादा को आज से सिर्फ हेल्दी फूड मिलेगा। तुम्हें भाई की पनिशमेंट याद तो है ना? जिसे सुन वीर का बड़ा सा मुंह बन जाता है। वो सुहाना को घूरते हुए बोली, तुझे बहुत मेरी फिक्र हो रही है। रुक जा, मैं तुझे बाद में बताता हूँ। आज मैं ऑफिस में काम करने की वजह से मेरे बॉडी पूरी पिस पिस में टूट चुकी है, जिसे मुझे पेन और थक गया हूँ, वरना मैं तुझे अच्छे से बताता। इतना कह वीर गुस्से में सुहाना से मुंह फेर लिफ्ट की ओर देखते हुए बोला, मेरे प्यारे भाई आप कब आएंगे? मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा है। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, जिसे सामने का नज़ारा देख वीर की आंखें बड़ी हो जाती है। वह मुंह खोले हुए बोला, ओ माय गॉड, ये भाई है या कोई भूत? जिसे सुन सभी की नज़रें सामने चली जाती है, क्योंकि सामने अभय किट्टू को अपने गोद में लिए हुए आ रहा था। इस वक्त अभय के कठोर चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वही किट्टू उसकी गोद में ही पूरे विल को अपनी नीली आंखों से टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। अभय किट्टू को गोद में लिए अपनी हेड चेयर के पास आ उसी के बाजू में किट्टू को बैठा अपने हेड चेयर पर बैठ जाता है। वही सभी अपनी आंखें बड़ी कर मुंह खोले हुए यह नज़ारा देख रहे थे। तभी वीर सुहाना को जोरों से हिलाते हुए बोला, ए छिपकली, मुझे चूटी काट, क्या मैं जो देख रहा हूँ वह सपना है ये हकीकत? वही सुहाना वीर के ऐसे हिलने की वजह से होश में आ चुकी थी। वो गुस्से से वीर के हाथों पर नाखून चुभाते हुए दांत पिस बोली, जो तू देख रहा है वह बिल्कुल सच है, दिखा तुझे। वही सुहाना के ऐसे चूटी काटने से वीर जोरों से चिल्लाता है, आहे छोड़ मुझे छिपकली, जिसकी चिक पूरे डाइनिंग हॉल में गूंज उठती है। तभी सबका ध्यान वीर की ओर चला जाता है। वही वीर अपनी कलाइयों पर फूंक मारते हुए चीखा, छिपकली की बच्ची, तूने कितनी जोरों से काटा, देख खून निकल रहा है। तभी उस डाइनिंग एरिया में अभय की सर्द आवाज गूंज उठी, क्या हो रहा है? सभी अपना डिनर शांति से करो। जी से सुन सभी डिनर करना स्टार्ट कर देते हैं। वीर रुआसा सा मुंह बना, कभी अपने हाथों को देखता, फिर कभी सुहाना को घूर के खजाने वाली नजरों से देखता, जो अपनी जिब निकल उसे चिढ़ा उसके मजे ले रही थी। अरे आपके हाथों में तो चोट आई है, देखो खून निकल रहा है। जिसे सुन वीर का ध्यान सामने की ओर जाता है, जहां किट्टू उसके करीब खड़े हो उसके चोट को बड़े गौर से देख रही थी। अचानक से वीर किट्टू को अपने सामने देख डरते हुए अपने सीने पे हाथ रख चौंकते हुए बोला, भाभी आपने तो मुझे डरा ही दिया। क्या आपके पास कोई जादुई ताकत है जो आप इतनी जल्दी मेरे पास आ गई? जी से सुन किट्टू हैरान हो
वीर को देख फिर अपना चेहरा ना। मैं कई बार हिला, मेरे पास कोई भी ताकत नहीं है। जिसे देख वीर हंसते हुए बोला, मेरी प्यारी भाभी, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। आप इतनी जल्दी मेरे पास आई इसलिए मैं डर गया था। आपको पता है आप अभी क्या करने वाली थी? जिसे सुन किट्टू न में सिर हिला वीर को मासूमियत से बोली, नहीं मुझे नहीं पता। तभी वीर किट्टू को देख बोला, आप इस मासूम से बच्चे की अभी जान भी ले सकती थी। जिसे सुन किट्टू हल्का घबराते हुए बोली, मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने आपको नहीं मार रही थी। वीर हंसते हुए बोला, भाभी मैं मजाक कर रहा था, आप तो बहुत भोली है। इतना कह वीर किट्टू के हाथों को पकड़ लेता है। वही डाइनिंग टेबल पर जितने लोग थे सब किट्टू और वीर को देख मुस्कुराते हुए डिनर खा रहे थे, सिवाय अभय की सौतेली मां नैना जी को छोड़। वही वीर और किट्टू इस बात से भी अनजान एक जोड़ी जलती हुई नजरें उन दोनों को कब देख रही थी। वही किट्टू वीर की बातें सुन मासूमियत से वीर को देखती है, फिर वह अपने हाथ वीर के उस चोट वाली जगह चुने को होती है। तभी अभय की सर्द मगर डरावनी आवाज पूरे डाइनिंग एरिया में गूंज उठती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिटिल वाइफी मेरी परमिशन के बिना चेयर से उठ इधर आने की। इतना कह अभय बड़े सख्त हाथ में किट्टू की नाजुक कलाइयों को मजबूती से पकड़ वहां से घसीटते हुए अपनी हेड चेयर की ओर घसीटते हुए ले जाता है। आह, कांजी आंखों वाले अंकल, हाथों में दर्द हो रहा है, छोड़ो। बिग ब्रो, भाभी को दर्द हो रहा है, उन्हें छोड़ो। इतना कह वीर अपनी चेयर से उठने को होता है। जिसे देख अभय अपनी जलती हुई नजरों से वीर को देखा, जिसे देख वीर डरते हुए अपनी जगह पर बैठ जाता है। वही हर्षवर्धन जी अभय को ऐसे करता देख अपनी कड़क आवाज में बोले, अभय वह बच्ची है, उसके साथ में नरमी से पेश आओ। लेकिन अभय सीधे अपने हेड चेयर के पास जा रुक किट्टू को वही सामने वाली चेयर पर बैठा खुद हेड चेयर पर बैठ किट्टू की चेयर को अपने हाथों से पकड़ खींच अपने चेहरे के करीब लाता है। जिसे महसूस कर किट्टू डरते हुए चेयर पर अपनी पकड़ मजबूत कर देती है। तभी अभय अपनी सर्द नजरों से किट्टू को देख अपनी कड़क आवाज में बोला, चुपचाप यहाँ बैठ के डिनर करो, मेरी परमिशन के बिना। आज के बाद यहाँ से हिलने की भी हिम्मत मत करना। जिसे सुन किट्टू डरते हुए अपनी नीली आंखों से अभय को देख फिर अपने उस हाथ की गोरी नाजुक नरम कलाई को देखती है, जिसमें अभय के मजबूती से पकड़ने की वजह से लाल लाल उंगलियों के निशान बन गए थे। जिसे देख किट्टू रोते हुए शुबकने लगती है, जिसे देख डाइनिंग टेबल पर बैठे किसी को भी अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक वीर को भी गिल्टी फील होने लगता है। तभी हर्षवर्धन जी बोले, अभय वह बच्ची है, तुम्हें थोड़ा नरमी से पेश आना चाहिए। वो उसे आगे कुछ बोल पाते, तभी अभय अपनी लाल सर्द आंखों को ऊपर उठा सभी को देखता है, जिसका मतलब ये था सभी अपने खाने पर ध्यान दें। लेकिन हर्षवर्धन जी और सोनम जी किट्टू को दया भरी दृष्टि से देखती हैं। वही सोनम जी किट्टू के प्रति अपने पोते का ये व्यवहार देख किट्टू से कोई गिलास सिकवा नहीं थी, वह तो बस ये डर रही थी उसके हैवान जैसे पोते को छोटी सी किट्टू जो किसी कांच की गुड़िया के समान कैसे सहन करेगी। वही हर्षवर्धन जी पहले अभय को गोद में लता देख बड़े खुश थे, लेकिन अभय का रवैया किट्टू के लिए देख अब उन्हें किट्टू के लिए डर लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ और कोई भी था जो कि किट्टू और अभय को बड़े गौर से देख रहा था, वह नैना जी अभय की सौतेली माँ। जब अभय किट्टू को गोद में लाता देख नैना जी के जो तन बदन में आग लगी थी, लेकिन अभी अभय का किट्टू के साथ यह व्यवहार देख नैना जी दिमाग में कुछ शैतानी चलने लगता है। वह खुद में बुदबुदाए, तुम्हें इतनी आसानी से खुश नहीं रहने दूंगी अभय, अब बड़ा मजा आएगा। कुछ देर बाद सभी का ब्रेकफास्ट हो गया था, सभी उठ जाने वाले थे। तभी सोनम जी अपनी कड़क आवाज में बोली, अभय रुको, हमें कुछ बताना था। जी से सुन अभय जो अपनी हेड चेयर से उठ रहा था वह अपनी जगह बैठ जाता है, साथ ही किट्टू को घूर के देख उसे उसी जगह बैठे रहने को ऑर्डर देता है। तभी सोनम जी आगे बोली, अभय अब शादी जैसे भी हुई हो, लेकिन अब अनन्या हमारे घर की बड़ी बहू है और शादी के बाद भी कुछ जरूरी रस्में होती है जिन्हें निभाना जरूरी होता है। कल हम कुछ मेहमानों को बुला अनन्या का मुंह दिखाई करने के साथ उनकी पहली रसोई भी करनी है, जो आज होनी चाहिए थी, लेकिन जिस भी कारण आज जो नहीं हो पाई वह कल होगी। हम जानते हैं अन्या अभी थोड़ी नादान है, इसलिए कल तुम अपनी बीवी को सही टाइम पर उठा ले आना। हम कल प्रताप राजवंश के बड़ी बहू के हिसाब से मुंह दिखाइए के लिए हम कपड़ा भेज देंगे, साथ ही उनकी पहली रसोई हो जाएगी। एक और बात, जब कल रिश्तेदार किट्टू को देखने आएंगे तो हम कोई तमाशा नहीं चाहते,
ये कह सोनम जी नैना जी को देखने लगी, जिसे देख नैना जी सोनम को देख बोली, माँ जी आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है। जिसे देख सोनम जी बोली, हम नहीं चाहते कि कल आप कोई भी तमाशा करें। जिसे सुन नैना जी चीड़ कुछ बोलने को होती है, तभी उनके हस्बैंड हरीश हाथ पकड़ लेते हैं। सोनम जी की बात सुन। उसके बाद सभी अपने फ्लो पर जा चुके थे। अभय किट्टू को ऑर्डर देते हुए बोला, चुपचाप सो जाओ लिटिल वाइफी, मैं अभी काम पर जा रहा हूँ, लेकिन मेरी नज़रें हर वक्त तुम पर रहेगी। इतना कि अभय बेड पर सोती हुई किट्टू को एक नज़र देख अभय किट्टू को ब्लैंकेट से कवर कर रूम से चला जाता है। वही किट्टू जाते हुए अभय को देख किट्टू मुंह बोली, लिटिल वाइफी चुपचाप सो जाना हूँ। इतना कह किट्टू अभय जैसा मुंह बना लेती हैं। एक का विला का मास्टर बेडरूम। इस वक्त वह लड़की अक की मजबूत बाहों में थी। उसने अपनी आंखें कस के मूंदी हुई थी। अक उस लड़की के पूरे बालों को अपने इंडेक्स फिंगर से हटा उसके चेहरे को अपनी ठंडी नज़रों से निहार रहा था। तभी वो लड़की अपनी बूढ़ी आंखें धीरे धीरे खोलती है। डिम लाइट की रोशनी खुलता है। तभी उसकी बूढ़ी आंखें सामने एक जोड़ी हेजल ग्रीन आंखों से टकरा जाती है।